देखो, इस साल के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है, या पिछले बार भी जो फर्स्ट चैप्टर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के से पहले एक और चैप्टर तुमको पढ़ना चाहिए, ये एक और चैप्टर समझना चाहिए जिसका नाम था द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। बिना बैकग्राउंड समझे उस चैप्टर का भी चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं उस चैप्टर में है क्या, और तब फिर हम आएंगे कि कैसे बाइपोलर वर्ल्ड टूट जाता है। अगर इस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइपोलरिटी या ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, तभी तो अंत हुआ होगा। तो यहां से स्टार्ट होती है ध्रुवीकरण का अंत या एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो दो चीज समझना है यहाँ पर। एक चीज क्या समझना है कि बाइपोलरिटी का मतलब क्या है, दूसरा है कि अगर यहाँ पर लिखा था एंड ऑफ बाइपोलरिटी यानी ध्रुवीकरण का अंत, तो कहीं ना कहीं बाइपोलरिटी की शुरुआत भी हुई होगी, तभी तो उसका अंत हुआ होगा। तो शुरुआत में क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, या बाइपोलर वर्ल्ड क्या था, इसको समझने के लिए, या कोल्ड वॉर क्या था, इसको समझने के लिए आपको चैप्टर 1 में जाना पड़ेगा, जो आपके फिलहाल बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जरूरी है, इसीलिए उसके बैकग्राउंड को हम बता देते हैं पहले। ठीक है, समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द कोल्ड वॉर एरा, यानी शीत युद्ध या कोल्ड वॉर की शुरुआत। ठीक है, उसका पूरा एरा, पूरा काल। अब कोल्ड वॉर क्या था, या कोल्ड वॉर से हम क्या समझते हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर टू आपको पहले ही बताया था, इंट्रोडक्शन जब दिए थे लास्ट क्लास में, कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में क्या हुआ, पूरी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कमजोर देश थे वो अपने आप को मजबूत बनाने की फिराक में थे, क्योंकि वो झेल चुके थे वर्ल्ड वॉर टू। और जो मजबूत देश थे उनको भी पता लग गया था कि भाई अकेले रह के हम कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि संगठन ही बनाते हैं तब भी अंतिम में क्या होता है, हमें हार का ही सामना करना पड़ता है। तो युद्ध के बाद ना स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। कमजोर दोस्त और मजबूत देश जो थे वो अब ये समझ चुके थे कि भाई अकेले रहने में या ग्रुप बनाने में भी बहुत फायदा नहीं है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप ऐसा बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रुप ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग को फायदा, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इसी फिराक में क्या होता है, दो बड़े कंट्री रहते हैं, एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। तो दो कंट्री कह सकते हैं आप, अमेरिका हो गया और दूसरा यूएसएसआर। अब देखिए, अमेरिका तो अकेला था यहाँ पर, यूएसएसआर जो था ये 15 देशों का समूह था, 15 कंट्री से क्या था, ये ग्रुप था। ठीक है, आप जब पढ़ोगे 9th क्लास का चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन, उसमें था कि कैसे सोवियत यूनियन की शुरुआत होती है, कैसे व्लादिमीर लेनिन कैसे सोवियत गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करता है रशिया में, और वहां से यूएसएसआर की शुरुआत होती है। फिर हम पढ़े थे स्टालिन के बारे में, और तब से लेकर यूएसएसआर एक बहुत मजबूत संगठन बन चुका था। तो जब हम पढ़ रहे हैं एरा ऑफ कोल्ड वॉर, हम पढ़ रहे हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सिचुएशन क्या था पूरे वर्ल्ड का, तो पूरा वर्ल्ड दो अलग अलग पावर सेंटर में डिवाइड हो गया था। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। अमेरिका एक खास आइडियोलॉजी को फॉलो करता था जिसको हम बोलते थे कैपिटलिज्म, और उसी तरह से जो यूएसएसआर है वो भी खास तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म। तो आप देख सकते हैं कि विचारधारा के आधार पर अमेरिका और यूएसएसआर आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाता था, बिल्कुल ये अपोजिट थे एक दूसरे के। या कह सकते हैं जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक होगा उत्तर और दूसरा दक्षिण। तो जैसे दो ध्रुव आपस में नहीं मिल सकते हैं, वैसे ही इनकी विचारधाराएं थी, वो बिल्कुल अलग थे। एक बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरह था, दूसरा क्या था, बिल्कुल साउथ पोल की तरह था। इसीलिए इस पूरे वर्ल्ड सिस्टम को कहा गया बाई पोलर वर्ल्ड सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम या बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम, जहां पर दो ध्रुव थे, एक था यूएसए वाला और दूसरा था यूएसएसआर वाला। और ये दोनों एक दूसरे के क्या बन चुके थे,
कट्टर दुश्मन बन चुके थे इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए, जहां तक दो ध्रुव की बात है, दो कंट्रीज की बात है, वहां तक की बात और समझना है आपको कि दो कंट्रीज के बीच में ये जो युद्ध चल रहा था, अघोषित युद्ध था। एक ढंग से क्या था, ये अघोषित युद्ध था। दोनों एक दूसरे को दबाना चाहते थे इकोनॉमिक फ्रंट पर, इकोनॉमिकली या मिलिट्रीली। ये दोनों अपने आप को पावरफुल जताना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, क्या शुरुआत की, क्या बनाना, संघ की बनाने की शुरुआत कर देती है, संघ या ग्रुप बनाने की शुरुआत करते हैं। जैसे यूएसएसआर वाले आते हैं वार्सो, वार्सो पैक्ट के थ्रू बाकी कंट्रीज को अपने साथ मिला लेते हैं। उसी रंग से यूएसए क्या लाता है, यूरोपियन कंट्री के साथ में मिलकर क्या लाता है, नाटो। इसकी बात हम लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है। तो दोनों अपने अपने ग्रुप को बना लेते हैं और ये साफ डिक्लेयर कर देते हैं कि जिस ग्रुप को या जिस कंट्री को मुझ में विश्वास हो, मुझ पे भरोसा हो, वो मेरे साथ आके जुड़ जाए और बाकी कंट्रीज दूसरे कंट्री के साथ में जुड़ गए। तो आप देख सकते हैं ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाई, बाइपोलर सिस्टम। और बाइपोलर सिस्टम के कारण ही क्या हो गया, अघोषित युद्ध हुआ। एक दूसरे से डायरेक्टली युद्ध में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए युद्ध के समान ही स्थिति बना रहे हैं। एक दूसरे के प्रति क्या रखे हुए हैं, क्लेश या द्वेष रखे हुए हैं। एक दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास हो रहा है और एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के विरुद्ध में क्या बना रहे हैं, खेमाबंदी कर रहे हैं, गुट बना रहे हैं, ठीक है, गुट बना रहे हैं। तो ये अपना अपना गुटबंदी कर रहे थे। यूएसए अपना गुटबंदी कर रहा था और यूएसएसआर अपना गुटबंदी कर रहा था। उसी दौरान भारत को भी इनविटेशन मिलता है कि भाई आप या तो इसको ज्वाइन कीजिए या तो यूएसएसआर को ज्वाइन कीजिए। भारत बोलता है चूंकि हम नवोदित राज्य हैं, राष्ट्र हैं, हम नए नए, हमें आजादी मिली है, तो हम किसी एक के साथ में जाएंगे तो दूसरा क्या बन जाएगा, मेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। यानी हम दोनों को दुश्मनी हम क्यों ले, अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं, यूएसएसआर वाला खेमा से हमारी दुश्मनी हो जाएगी, यूएसएसआर वाले खेमे के पास जाएंगे तो अमेरिका वाले से दुश्मनी हो जाएगी। तो भारत बोलता है और कुछ कंट्रीज के साथ में मिलकर कि भाई हम इस गुट को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एक अलग अपना स्टैंड रखेंगे जिसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष, जिसको हम बोलते हैं नैम कंट्रीज। और नैम एक अलग विचारधारा है जहां पर किसी गुट के सापेक्ष ना होकर गुट से निरपेक्ष रहा जाएगा। और भारत ने अपना निर्णय लिया कि भाई हम किसी भी ग्रुप के साथ में जाके हम नहीं जुड़ेंगे। लेकिन चाहते और नहीं चाहते हुए भी भारत का झुकाव किसकी ओर था, यूएसएसआर की तरफ था। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही, जहां पर दो बड़े कंट्री अपने अपने गुट को बनाना शुरू कर देते हैं और गुट को बनाते हुए अपने अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि बड़ा कंट्री छोटे कंट्री के साथ क्यों चाहता था, क्यों अपने आप को एक ग्रुप में रखना चाहता था। या देखिए, बड़े कंट्री के पास सब कुछ था, पावर था, पैसा भी था, तो आखिर उसे छोटी कंट्री की जरूरत क्यों पड़ती थी रिसोर्सेज के लिए। देखिए, कोई भी कंट्री कितना ही बड़ा हो ना, उसका रिसोर्सेज क्या होगा, लिमिटेड होगा। लिमिटेड होगा, जब लिमिटेड होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, अगर युद्ध में पड़ जाता है या संकट में पड़ जाता है तो उसको क्या चाहिए होगा, रिसोर्सेज। जैसे ऑयल हो सकता है, मिनरल हो सकता है, या फिर हथियार भी हो सकता है और लेबर भी हो सकता है, ठीक है, आर्म फोर्सेस भी हो सकते हैं, सैनिक भी हो सकता है। तो उसके लिए वो किसी और की सहायता पर निर्भर पड़ जाए। इसीलिए दोनों बड़े कंट्रीज थे ना, वो अपने अपने हिसाब से गुट बनाने लगे और धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बनाने लगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अघोषित युद्ध स्टार्ट हो गया था, किसके बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के जैसा ही भयावह दिख रहा था। हालांकि यहां पर डायरेक्टली रक्तपात नहीं हुआ, लेकिन हमेशा एक डर का माहौल बना रहा। तो 1945 के बाद से लेकर 1990 तक एक बहुत लंबा काल था जिसमें पूरा विश्व एक डर के माहौल में जी रहा था, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। और सवाल ये उठता है, अब आप एक दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल क्या है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का समापन हो जाता है और हम आपको बता रहे हैं 1990 तक ये सिचुएशन चलता रहता है। इतने लंबे काल में
ये कोल्ड वार चलता है यहां से लेकर यहां तक। तो अगर 45 में कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, 45 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ है या डर का माहौल स्टार्ट हुआ, तो ये डर का माहौल बना कैसे रहा? प्रश्न ये उठता है, ये डर का माहौल बना कैसे रहा और ये 1990 तक चलता रहा? तो ये कोल्ड वार जो है ये कम क्यों नहीं हुआ? ये पहले से बढ़ गया या वैसा ही बना रहा? तो उसके क्या कारण थे? जैसे समझ लीजिए कि आप अगर अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं तो बीच में पेट्रोल तो खत्म होगा ही ना, तो बाद में बीच में आप क्या कीजिएगा? रिफ्यूलिंग कीजिएगा, कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग कीजिएगा ना, वरना क्या होगा? आपकी जर्नी यहाँ स्टार्ट होगी, यहाँ पर एंड हो जाएगी। लेकिन ये जर्नी 1945 में शुरू होती है, कोल्ड वार का जो पीरियड था, और ये 90 तक जाता है। तो आखिर इतना लंबा कोल्ड वार क्यों चला और कैसे चला? पहला प्रश्न। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोल्ड वार को हमेशा ट्रिगर पॉइंट मिलता चला गया, कोल्ड वार खत्म होने के बदले और बढ़ गया, यानी कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ? उसको बढ़ाने का काम किया जाता रहा बीच बीच में, इसलिए कोल्ड वार मेंटेन रहा, यानी डर का माहौल बना रहा। तो आखिर कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट थे जिसने कोल्ड वार को बनाए रखा? मतलब देयर वाज सम ट्रिगर पॉइंट व्हिच मेंटेन द कोल्ड वार, जिसने कोल्ड वार या डर का माहौल को बनाए रखा 1990 तक, जब तक कि लास्ट में आप देखिएगा, पढ़िएगा, सोवियत यूनियन का इंटीग्रेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप पढ़िएगा 1990-91 के आसपास, यहां पर आप फाइनली सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, सोवियत यूनियन टूट जाएगा, यानी एक ही मजबूत कंट्री रहेगा, वो कौन होगा? अमेरिका। सोवियत यूनियन बिखर जाएगा, सिर्फ अमेरिका बचेगा। दो ही ग्रुप था ना, एक अमेरिका था, दूसरा सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन 15 कंट्री का समूह था, बहुत मजबूत कह सकते देश, जिससे अमेरिका भी डरता था उस वक्त। तो अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है कि 45 से लेकर 1990 का जो पूरा फेज था, पूरा पीरियड था, वो कहलाता है कोल्ड वॉर फेज या कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, जिसमें दो कंट्रीज आपस में क्या कर रहे थे? भिड़ रहे थे, अमेरिका और यूएसएसआर। ठीक है, और दोनों क्या कर रहे थे? गुटबंदी कर रहे थे, और इसीलिए पूरी दुनिया क्या बन गई थी? बाइपोलर दुनिया बन गई थी, जहां पर दो ध्रुव था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर। और धीरे धीरे वो दोनों ग्रुप क्या कर रहे थे? आपस में अलग से एक ग्रुप बना, दोनों जो कंट्रीज थे वो ग्रुप बना रहे थे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, ताकि एक दूसरे को क्या कर पाए? वो डोमिनेट कर पाए। ठीक है, अब एक उसी बीच में एक कहानी घटती है 1961 में। 45 से 1990 के बीच में कौन सा ईयर आ गया? 1961। ठीक है, 1961 में घटना घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जो कोल्ड वार का जो पीरियड था वो बना रहा, मतलब यहां पर आते आते कोल्ड वार थोड़ा कमजोर होता है, उसके पहले ही 1961 में घटना घट जाती है, जिससे कोल्ड वार और एक्सेलेरेट हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कोल्ड वार यानी जो डर का माहौल था ना, और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देखिए कोल्ड वार का मतलब समझ रहे हैं? वार जैसा ही माहौल है, लेकिन ये कोल्ड है, यहाँ पर डायरेक्टली कंटेक्ट दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन डर और दहशत का माहौल वैसा ही है जैसा युद्ध में होता है। तो सवाल ये है कि डर या दहशत का माहौल क्यों हो रहा था उस वक्त? तो आपको बोले कि बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिसके कारण ये डर बढ़ता जा रहा था लोगों का। अब एक घटना सुनिए, देखिए, इसको थोड़ा समझने के लिए आपको एक कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा। उस कंट्री का नाम है क्यूबा। ठीक है, देखिए, अगर फिजिकल रूप से देखिएगा तो क्यूबा किसके नजदीक है? अमेरिका के नजदीक है, लेकिन अमेरिका के नजदीक होते हुए भी ये अमेरिकन आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करके किसके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? यूएसएसआर के, यानी कम्युनिज्म को फॉलो करता है। और अमेरिका के लिए खतरे की बात थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था उसके आसपास जितने भी देश हैं वो सब किसको फॉलो करें? वो फॉलो करें कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करें, जबकि क्यूबा अमेरिका के नजदीक रहते हुए भी किसको फॉलो कर रहा था? कम्युनिज्म को, यानी इसके दुश्मन या अमेरिका के विरोध में जाकर, ये कह सकते हैं अमेरिका के जो विरोध में, ये किसको फॉलो कर रहा था? कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, जो किसकी आइडियोलॉजी थी? यूएसआर की आइडियोलॉजी थी। इसके कारण अमेरिका के लिए खतरे का घंटी था कौन? क्यूबा। तो आखिर क्यूबा में क्या हुआ जिसके कारण वहां पर खतरे की घंटी बज रही थी अमेरिका के लिए? इसको थोड़ा समझिए। देखिए, क्यूबा में 1950 से लेकर, यानी 45 के बाद से लेकर, एक तानाशाह था जिसका नाम था बतिस्ता। ठीक है,
तो क्यूबा में एक तानाशाह था जिसका नाम था बतिस्ता। पचास के बाद ये आता है पावर में, और ये वहां पर तानाशाह था, ये रूल कर रहा था, और ये उस वक्त अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था। क्योंकि अमेरिका के नजदीक था, तो इसने अपने बहुत सी पॉलिसीज को इस ढंग से लागू किया था जिससे अमेरिकन बिजनेसमैन को फायदा हो। लेकिन इस बतिस्ता को हटाकर एक और मिलिट्री ग्रुप का लीडर ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, और इसने बतिस्ता को हरा दिया, और ये खुद अपने को नए डिक्टेटर के रूप में घोषित कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था फिडेल कास्ट्रो। यह व्यक्ति अमेरिका का घोर विरोधी था, क्योंकि ये कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से प्रेरित था। अब बतिस्ता को हटाकर अब आ गया पावर में कौन? फिडेल कास्ट्रो। अब इसका एक पिक्चर देख लीजिए। फिडेल कास्ट्रो का एक पिक्चर, आपको इमेज दिखाए थे हम लास्ट क्लास में। ये फिडेल कास्ट्रो है। फिडेल कास्ट्रो किसको हटाकर? बतिस्ता को। क्यूबा में बतिस्ता रूल कर रहा था, और वो अमेरिका का क्या था? चाहता था, क्योंकि अमेरिका के बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रहा था गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाकर। आपको पता है ना, शुगर बाउल कहा जाता है किसको? क्यूबा को, वर्ल्ड का शुगर बाउल। तो वहां पर काफी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उगते हैं या बनते हैं, जिससे वहां के अमेरिका के बिजनेसमैन को फायदा होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर। अब ये व्यक्ति आता है, उसका तख्ता पलट कर देता है और खुद तख्ता पर बैठ जाता है, फिडेल कास्ट्रो। और ये व्यक्ति कम्युनिज्म को फॉलो करता है, और ये अमेरिका के लिए क्या था? एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जैसे गद्दी पे बैठता है, क्यूबा में आता है ये पावर में, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ ये अपना निर्णय ले लेता है, और पहले से जो अमेरिकन को फायदा हो रहा था ना, उसको बंद कर देता है। जो बिजनेसमैन लोग को फायदा हो रहा था उसको बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? सरदर्द हो जाएगा कि भाई अभी तक फायदा हो रहा था, और अभी क्या हो गया? अचानक से इसने हमारे जो इंडस्ट्रीज थे या हमारे इंडस्ट्रीज को जो फायदा मिल रहा था उसको बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि ये किसका था? अमेरिका का दोस्त तो था नहीं, ये किसका दोस्त था? यूएसआर का। तो सीधी सी बात, इसने क्या कर दिया? अप्रूव दिया। अब इसको मारने का काफी प्रयास किया गया। कहा जाता है कि लगभग 150 से लेकर 200 बार फिडेल कास्ट्रो को अमेरिकन की सीआईए एजेंसी यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने मारने का प्रयास किया बहुत तरीके से, हर बार ये बचता रहा। यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश मारने को तैयार है, एक व्यक्ति को टारगेट कर रहा है, बचा रहा, ये अपने आप में क्या था? बहुत बड़ा चैलेंज था अमेरिका के लिए। अब इस व्यक्ति को क्यों मारने की कोशिश की जा रही थी, ये थोड़ा समझिएगा। पहला आप समझ गया, पहला कारण क्या था? कि इसने अमेरिका के इंडस्ट्रिस्ट जो उद्योगपति थे उनको फायदा पहुंचाने से मना कर दिया। प्रतिष्ठा पहुंचा रहा था, ये जब सत्ता में आता है तो ये मना कर देता, बोलता हम अमेरिका को कुछ नहीं देंगे। अमेरिका की जो एंट्री थी बंद करा दी इसने। अब जब अमेरिका की एंट्री बंद करा दी इसने, तो अमेरिका भाई पहले से खफा होकर बैठा हुआ था कि बतिस्ता उसका चाहता था, उसको हटा दिया इसने। और दूसरा, इसने अमेरिका की एंट्री बंद करवा दी, उससे उनके बिजनेसमैन को नुकसान हुआ। तीसरा, ये निकला दोस्त किसका? यूएसएसआर का, जो बिल्कुल आइडियोलॉजी में बिल्कुल उल्टा था अमेरिका के। तो हर ढंग से क्या बन गया? ये अमेरिका के लिए क्या बन गया? सरदर्द बन गया, कांटा बन गया। और एक और कारण था, समझिए इसको। अगर आपके पड़ोस में अगर आपके दुश्मन का कोई दोस्त बैठा है, तो वो आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा घातक है। अगर दुश्मन डायरेक्ट एंट्री करे वो उतना घातक नहीं, लेकिन अगर आपके पड़ोस में आपके दुश्मन का कोई दोस्त बैठा है, तो आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? वो हानिकारक है, क्योंकि वो कभी भी अपने जगह को दुश्मन को दे सकता है आपके इस्तेमाल करने के लिए, आपके विरोध में। समझिए इसको। और एक्चुअली हुआ भी ऐसा ही, कुछ समय बाद ऐसा हुआ भी। हुआ क्या? इसको स्टोरी को समझिएगा। 1961 की कहानी। 1961 में एक घटना घटती है जिसको पूरे विश्व में हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। 1961 में घटना घट जाती है, उसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। अब बैकग्राउंड थोड़ा समझिए। अभी क्या बताए थे? फिडेल कास्ट्रो आ गया था पावर में, कहां पर? क्यूबा में। और क्यूबा अमेरिका से महज कुछ किलोमीटर बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है वहां से। रशिया के मुकाबले अगर देखिए तो आप क्यूबा में, ठीक है। तो क्यूबा
नजदीक था अमेरिका से, और अमेरिका को वहां से इजिली टारगेट किया जा सकता था। ठीक है, यह अमेरिका के लिए खतरे की बात थी। इस बीच क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं फिडेल कास्ट्रो, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव से कुछ आपसी साठगांठ किया और धीरे धीरे जहाजों में लदकर न्यूक्लियर सबमरीन वहां पहुंच गए। कहां पर? क्यूबा में। और क्यूबा में धीरे धीरे पार्ट वाइज न्यूक्लियर सबमरीन के हिस्से जाते रहे और धीरे धीरे इंस्टॉल होता रहा। कुछ समय बाद अमेरिका के टोही विमान था, टोही जो जासूसी करता है, उसने इसको पकड़ लिया और इसने राष्ट्रपति निक्सन को बताया उस वक्त कि भाई देखिए, हमारे जो पड़ोस है उसमें रशिया से जहाज आकर यहाँ पर रुक रहा है और उसमें जो चीजें हैं वो संदेह करने वाली हैं, क्योंकि उसमें मुझे शक है कि मिसाइल वगैरह है कुछ इसमें। बात आगे बढ़ी और पाया गया कि भाई यहाँ पर सचमुच क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर सबमरीन आपका न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह इंस्टॉल किया जा रहा है। कहाँ पर? क्यूबा के अंदर। और ये हो कह रहा था किसके परमिशन से? फिडेल कास्ट्रो के परमिशन से। तो सीधी सी बात है, इसने अपना जमीन दिया होगा तभी तो ऐसा हो रहा था। तो अमेरिका ने सीधी सी बात है क्रुश्चेव को अलर्ट किया कि अगर आप अपना न्यूक्लियर मिसाइल नहीं हटाएंगे तो हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। कहां पर? रशिया पर। तो दोनों कंट्री के बीच में काफी तनातनी हो गई इसको लेकर, क्योंकि रशिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि न्यूक्लियर मिसाइल भेज चुके हैं, और जबकि न्यूक्लियर मिसाइल जाकर वहां पर क्यूबा में आ चुका था। तो पूरा विश्व जब थ्रेटनिंग सुना किसका? अमेरिका का, कि अमेरिका ने थ्रेटनिंग किया कि भाई देखिए, हम कहीं भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। किस पर? रशिया के ऊपर। तो उसके जितने भी आसपास के कंट्रीज थे वो सब डर में समा गए। अमेरिका में भी डर, रशिया में भी डर फैल गया, क्योंकि अमेरिका ऐसा बोलकर कर चुका है। कब किया था? जापान ने बम पटका था, तो उसका रिकॉर्ड था पहले से बम पटकने का। अब वो दूसरी बार बोल रहा है कि हम बम पटक देंगे आपके ऊपर, तो एक खतरे की बात थी पूरे विश्व के लिए, खासकर अमेरिका की थी। अब अमेरिका ने रशिया की थी, क्योंकि इस बार धमका बिल्कुल था। लेकिन पहले तो देखिए, न्यूक्लियर अटैक की खास बात क्या होती है ना, दो कंट्री आपस में अगर लड़ते हैं ना तो उसका नुकसान सिर्फ दो कंट्री को नहीं होता है। उसकी जो किरणें होती हैं या विकिरण जिसको बोलते हैं, रेडिएशन, इतना हाई होता है कि सिर्फ उस कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके आसपास जितने कंट्रीज हैं ना सबको नुकसान का पहुंचा देगा वो। और अगर दो महादेश अगर इसमें घुस गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे, तो कहानी क्या हो जाएगी? वो सिर्फ उनको अटैक नहीं किया जाएगा या वो से परेशान नहीं होंगे, उनके आसपास जितने कंट्रीज है ना उनको कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अब तो समझ के देखिए, आप अपने छत पर है और दूसरे छत पर से आपके ऊपर हमला होता है, ठीक है? तो जरूरी थोड़ी कि वो हमला सिर्फ आप पर हो, कभी हमला मिस भी तो हो जाता है। तो बगल में बेकसूर जो आदमी है उसके ऊपर जाके वो गिर जाएगा। जैसे आपके ऊपर कहीं से हमला हुआ, वो हमला चूक गया, तो हमला अगर चुकी है तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना। किस पर गिरेगा? आपके आसपास कहीं ना कहीं तो गिरेगा, उसका नुकसान होगा। समझ लीजिए, यही होता पूरा विश्व में। तो पूरा विश्व क्या था? एक डर के माहौल में जी रहा था कि कहीं भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। किसका? अमेरिका का। और अमेरिका अगर करेगा तो बदले में कौन भी अटैक कर देगा? यूएसआर भी अटैक करेगा, ये छोड़ेगा नहीं। इससे क्या होगा? वर्ल्ड वार 2 में जो तबाही हुई थी ना, उससे कहीं ज्यादा तबाही हो जाएगी। देखिए, वर्ल्ड वार 1 में जो तबाही हुई थी वही उससे कहीं ज्यादा तबाही वर्ल्ड वार 2 में हुई थी, क्योंकि उस वक्त तक न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका था और अत्यधिक हथियार भी आ चुके थे। अब सोच के देखिएगा, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब पटक दिया जाता अमेरिका के द्वारा, तो रशिया भी इसका बदला लेता, यूएसआर उस वक्त जो था बदला लेता। उससे क्या होता? सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और पूरा विश्व फिर से एक बार वैसी स्थिति में चले जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 का इम्पैक्ट पड़े थे ना, याद कीजिएगा। इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा था जब टैक्स वगैरह काफी बढ़ाया गया था। और उसके बाद पढ़े होंगे कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के दौर आ गया था। ये वर्ल्ड वार 1 के बाद भी आया था, 2 के बाद भी आया था, क्योंकि जो कंट्री जीता उसको भी नुकसान और जो हारा उसको तो नुकसान था ही। फाइनेंशियल लॉस तो सबको होगा ना, डेब्ट में आ जाएंगे। तो आप ये समझिए कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये पूरा सिचुएशन क्या कहलाया? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसने क्या किया? कोल्ड वार को और ज्यादा क्या किया?
एक्सेलरेट किया और ज्यादा बनाए रखा। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने क्या किया, 1961 में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जिसके कारण क्या हुआ, वर्ल्ड वार सॉरी कोल्ड वार क्या बना रहा। ठीक है, तो आपको हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 1900 अभी देखिएगा बताया था जो आपको कि 1945 के बाद से 1990 91 तक जो कोल्ड वार का जो फेज था वो बना क्यों रहा, मतलब उसमें कमी क्यों नहीं आई। वो कमी छोड़ दीजिए तो बढ़ता ही चला गया। तो बढ़ने के पीछे कारण क्या था, तो बढ़ने के पीछे थे कुछ ट्रिगर पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट जिसको बोलते हैं आप, ट्रिगर पॉइंट। और इस ट्रिगर पॉइंट ने क्या किया, कोल्ड वार को घटने नहीं दिया बल्कि और बढ़ाया। ठीक है, तो ट्रिगर पॉइंट पहला बता दिया आपको, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, याद रखिएगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट जिसने क्या किया, कोल्ड वॉर को बनाए रखा या ज्यादा बढ़ाया और पूरी दुनिया को टेरराइज किया, डर के माहौल में रखा इसने। वैसे ही बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा कैसे जर्मनी को दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। एक पार्ट देखिएगा अमेरिका के साथ में, दूसरा पार्ट यूएसएसआर के साथ में। ठीक है, और वहां पर एक दीवार बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बर्लिन वॉल। बर्लिन उसका कैपिटल था और वहां पर एक दीवार बनाई जाती है। और बाद में क्या होता है, 90 91 में जब यूएसएसआर टूट जाता है तो टूटने के बाद उस दीवार को भी तोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट उसी प्रोसेस में तोड़ा जाता है, बर्लिन वॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक दूसरा सवाल जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये है कि दो मजबूत कंट्री आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो जब दो मजबूत कंट्री आपस में लड़ाई करते हैं तो उसके आसपास में चपेटे में कमजोर कंट्री भी आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा जब ये गुटबंदी की बात होती है तो छोटे कंट्री जो एक गुट का साथ देते हैं वो अपने आप दूसरे बड़े गुट का दुश्मन बन जाते हैं। तो अब लड़ाई दो बड़े कंट्रीज में ना होकर छोटे छोटे कंट्रीज के बीच में भी हो रहा था। इकोनॉमिक की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर लड़ाई का मतलब कोई फिजिकल लड़ाई नहीं हो रही है, गोले बंदूक की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर आर्थिक लड़ाई है। ठीक है, और डर का माहौल है क्योंकि वो कहीं भी युद्ध में बदल सकता है। इतना बात समझ में आ गई। तो एक बात तो समझ में आ गया भाई कि जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, यानी चैप्टर हम आपको दिखाए थे, उस चैप्टर का नाम क्या था, उस चैप्टर का नाम क्या था, उस चैप्टर का नाम था द एंड ऑफ बाई पोलर वर्ल्ड या एंड ऑफ बाई पोलरिटी। बाइपोलर वर्ल्ड को ही बोलते हैं बाइपोलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड का खात्मा हो जाता है या एंड हो जाता है और यहाँ से फिर चीजें बदलती हैं। लेकिन सवाल होता है कि बाइपोलर वर्ल्ड की शुरुआत कैसी हुई होगी। अरे बाइपोलर वर्ल्ड कब तक रहा होगा, तो बताया तो 1990 91 तक ये रहा था और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। लेकिन इसको पढ़ने के पहले अभी आपको हम बैकग्राउंड दे रहे थे कि बाइपोलर वर्ल्ड आखिर बना कैसे और क्यों बना। तो दो सवाल का जवाब मिला आपको कि आखिर बाइपोलर वर्ल्ड क्यों बना। बाइपोलर वर्ल्ड क्यों बना, क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने भाई गुटबंदी शुरू की, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे कि वर्ल्ड वार 2 में जो मजबूत कंट्री है वही सरवाइव करेगा, कमजोर कंट्री हार जाएगा। तो अपनी ताकत को इकट्ठा करके वो आगे बढ़ रहे थे और पूरा वर्ल्ड दो ध्रुव में बट गया था, ये दो पोल में बट गया था जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के आधार पर, कम्युनिज्म। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या। सोवियत यूनियन वाला चैप्टर पढ़ेंगे 9th क्लास में, रशियन रेवोल्यूशन, तो आपको याद कीजिएगा उसमें था कि आइडिया ऑफ सोशलिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर। तो रशिया यूएसएसआर ने सोशलिज्म को अपनाया जिसको पॉलिटिकल बाद में क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म बोलते हैं। वो एक ही बात है, अभी ये फिलहाल आप जान लीजिएगा, अभिमान की चलिए कम्युनिज्म सोशलिज्म एक ही है फिलहाल के लिए। ठीक है, इसमें क्या था कि कोई भी चीज या कोई भी रिसोर्सेज इंडिविजुअल्स के हाथों में नहीं जाएंगे, ये गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा, इट विल बी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। तो रशिया में यूएसएसआर में सब कुछ याद होगा आपको, स्टालिन जब आया था उसने 5 ईयर प्लान लाया था और बोला था सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा, उसका कलेक्टिवाइजेशन का थ्योरी पढ़िएगा। तो रशिया में धीरे धीरे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। जबकि अमेरिका में क्या है, कैपिटलिज्म कहता है कि इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दिया जाए और इंडिविजुअल के पास अगर ग्रोथ करने का पोटेंशियल है तो उसको हेल्प किया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है, ये काफी कम होता है। जबकि यूएसएसआर वाले केस में क्योंकि वो सोशलिज्म को फॉलो करता है, कम्युनिज्म को फॉलो करता है, वहां पर स्टेट का इंटरफेरेंस या स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारा कुछ। और यहाँ पर फ्री मार्केट,
ये बिलीव करते हैं फ्री मार्केट में, कौन? कैपिटलिज्म वाले। तो अमेरिका बिलीव करता था फ्री मार्केट में, मार्केट डिसाइड करेगा प्राइस क्या होगा, जैसे आज हो रहा है इंडिया में भी। इंडिया में होता है ना, तेल का प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। तो आज हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि आजादी के बाद हमने डिक्लेयर किया था भाई हम सोशलिज्म को प्रमोट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जब पढ़िएगा प्रेम्बल तो उसमें नजर आएगा कि इंडिया क्या सोशलिस्ट कंट्री घोषित किया गया था। तो सोशलिस्ट का मतलब था हमने किसको फॉलो कर रहे थे? हम भी किसको फॉलो कर रहे थे? इसके आइडियोलॉजी को। भले हमने डिक्लेयर नहीं किया कि हम भाई गुट में आपके साथ नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं आपको हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा आपका लेंगे, थोड़ा अमेरिका के भी ले लेंगे। इसलिए क्या हुआ? मिक्स्ड इकोनॉमी, खिचड़ी जिसको बोलते हैं आप, है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपना के हम चले थे, जिसमें थोड़ा अमेरिका वाला भी लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेशन किसका था? गवर्नमेंट का ही था। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह था। इंडिया में पढ़िएगा और रशिया में जब पढ़िएगा ना, तो अब बहुत सी सिमिलरिटी नजर आएगी आपको यूएसएसआर में और इंडिया में। बहुत सी सिमिलरिटी नजर आएगी। जैसे वहां का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, आईएएस अधिकारी लोग सब कुछ कंट्रोल किए हुए थे। हमारे यहाँ भी आजादी के बाद स्टेट का कंट्रोल था। वहां भी इंदिरा गांधी लेकर आई थी ना, कौन सा? नेशनलिज्म और बैंक्स, याद कीजिएगा, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों को अपने कंट्रोल में लेना। आगे पढ़िएगा कि धीरे धीरे जो स्थिति इंडिया की थी ना, वही स्थिति रशिया की थी। तो जब चैप्टर का एंड करेंगे तो बताइए कैसे कंपेयर करेंगे। और लास्ट में यूएसआर टूट जाता है, इंडिया नहीं टूटता है, क्योंकि इंडिया ने तुरंत अपना लिया किसका? कैपिटलिज्म वाला फॉर्मूला अपना लिया, तुरंत पाला बदल लिया इंडिया ने, जरूरत थी उस वक्त की। और अमेरिका जो रशिया था, यूएसएसआर, वो बोला कि नहीं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो बोला कि नहीं भाई कुछ भी हो जाएगा, हम सोशलिज्म अपना नहीं छोड़ेंगे। नतीजा क्या हो गया? वही टूट गया, बिखर गया, टूट के विखंडित हो गया। इसको बोलते हैं विखंडन। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे दो बड़े कंट्री बनते हैं, दो कंट्री लड़ते हैं और दो कंट्री लड़ते जाते हैं, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, बाइपोलर वर्ल्ड बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे 90-91 आते आते यूएसएसआर बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो अब नया चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि यूएसएसआर क्यों बिखर गया, क्यों टूट गया, और वर्ल्ड जो है बाइपोलर से क्या पोलर बन गया। सोच के देखिएगा, दो कंट्री आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दो मजबूत कंट्री, उसमें से एक कमजोर पड़ जाता है, तो सिर्फ बचा कौन? बचा कौन? ये दो कंट्री हैं, दो में से एक कमजोर हो गया, टूट गया, तो बचा कौन? तो वर्ल्ड क्या बन गया? यूनिपोलर वर्ल्ड। तो कहानी क्या है? बाइपोलर वर्ल्ड टू यूनिपोलर। तो अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? पहला चैप्टर जो आपके बुक में नहीं है, हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड कैसे बाइपोलर वर्ल्ड था। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड ऑफ बाइपोलरिटी में कि वर्ल्ड क्या बन गया? यूनिपोलर बन जाएगा। और क्यों बनेगा उसके पीछे की कहानी, क्योंकि यूएसएसआर कमजोर हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि यूएसएसआर कमजोर क्यों बन गया? ठीक है, बिल्कुल है। आपको क्या बोले थे? उसने कसम खा रखी थी ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भले टूट के बिखर गया, लेकिन आइडियोलॉजी थोड़ी छोड़ देगा। ठीक है, याद कीजिएगा। आज की टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसके आइडियोलॉजी को एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं। देखिए आज का कंट्री ना कोई प्योर कम्युनिस्ट कंट्री है, प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। चाइना की ही बात कर लेते हैं, तो चाइना भले कम्युनिस्ट कंट्री है, या कह सकते हैं आप कम्युनिस्ट का, लेकिन फिर भी वहां भी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर्स वहां भी हैं। ठीक है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट होता है, या वो भी करते हैं बाहर में। तो कोई आज वाटर टाइट कंपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्री, ये सिर्फ सोशलिस्ट कंट्री, या सॉरी ये सिर्फ कैपिटलिस्ट कंट्री है। ठीक है, ये अमेरिका के संदर्भ में सही है और रशिया के संदर्भ में जैसे चल रहा था वैसे। अदरवाइज बाकी जितने कंट्री हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको मिक्सचर मिल जाएगा दोनों का। फिर से बता दें क्या समझे अभी तक। चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी दो ध्रुवीकरण का अंत। तो सवाल है दो ध्रुवीकरण बना कैसे? तो दो ध्रुवीकरण बना ऐसे, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर फेज। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्थिति ऐसी स्टार्ट हुई कि दो बड़े बड़े कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर आपस में भिड़ गए। भिड़ गया क्या? आपने अपना गुट बना लिया, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, एक कैपिटलिज्म वाले को, दूसरा सोशलिज्म वाले को। अब ये दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे थे, अपना अपना गुट भी बना रहे थे, गुटबंदी कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे। ग्रुप बनाते बनाते एक दूसरे के दुश्मन बन गए और डर का माहौल भी कायम कर दिया, क्योंकि एक दूसरे को डोमिनेट भी करने लगे। इसको लगता था कि भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ये है।
और ये क्या करता था, मेरा दुश्मन ये है, ठीक है। अब इस दौरान क्या होगा ना, सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा, ये दोनों दुश्मन है, दोनों दुश्मन है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को मजबूत करेगा। मजबूत किस तरह से करेगा, इकोनॉमिकली मजबूत करेगा, ठीक है, रिसोर्स के बेसिस पे मजबूत करेगा और मिलिट्री के बेसिस पर भी मजबूत करेगा। यही कारण था कि दोनों के बीच में एक और कंपटीशन स्टार्ट होता है आर्म्स डेवलपमेंट का, कौन ज्यादा हथियार बनाएगा, समझ लीजिएगा। तो ये भी लगा हथियार बनाने और ये भी लगा हथियार बनाने, समझ रहे बात को। और हथियार जब बनाएगा तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आदमी की जरूरत पड़ेगी और मार्केट की भी जरूरत पड़ेगी। तो सब कुछ धीरे डेवलप होने लगा। अब ये दोनों कंट्री आपस में युद्ध कर रहे हैं और हथियार बना रहे हैं। हथियार सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं, एक दूसरे को डराने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये कोई हथियार बनाएगा तो इसके अगेंस्ट में ये भी बनाएगा, ये कोई बनाएगा तो इसके अगेंस्ट में भी बनाएगा, क्योंकि किसी भी हालत में आपको मजबूत दिखाना है। इसके मुकाबले जरूरत नहीं है कि लड़ाई करके ही दिखाएगा, ये हथियार दिखा के ही दिखा देगा, ठीक है। याद कीजिएगा, अमेरिका हो चाहे यूएसएसआर हो, दोनों एक दूसरे को उस दौरान एक एक फुटी आंख जिसको बोलते हैं नहीं सुहाता था। मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ वो दुश्मनी निभा रहा था, अघोषित युद्ध था। अब इस अघोषित युद्ध में वो चाहता था अधिक से अधिक मेंबर्स बन जाए। इंडिया ने मना कर दिया, बोला इंडिया भाई कि हम किसी गुट का साथ नहीं देंगे, इसलिए इंडिया ने अपना लिया गुट निरपेक्षता, या गुट निरपेक्ष ग्रुप को अपना लिया। वो अलग ग्रुप है जिसको हम पढ़ेंगे बाद में। फिर आपको हम बताएं कि 45 के बाद से ही ये कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, यानी अमेरिका और यूएसएसआर दो बड़े मेजर कंट्री अपना अपना ग्रुप बनाने लगते हैं। तो सवाल ये है कि दो के बीच में अगर कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस कोल्ड वॉर को खत्म हो जाना चाहिए था एक समय के साथ साथ, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता रहा, ये कोल्ड वॉर बढ़ता ही रहा और दोनों दुश्मन या दोनों जो कंट्री थे दुश्मनी को और आगे बढ़ाते रहे। तो सवाल आखिर क्या हुआ कि कोल्ड वॉर खत्म ना होकर बढ़ गया। तो आपको बताया कि कोल्ड वॉर के बनाए रखने का या कोल्ड वॉर के बने रहने का कुछ कारण था, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, जिसमें से एक ट्रिगर पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो ट्रिगर पॉइंट क्या था, 1961 में जो घटना घटी जिसको हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, जिसने फिडेल कास्ट्रो को यह मौका दिया कि वो अमेरिका के नजदीक रहने होने के बावजूद ये यूएसएसआर के लिए काम करता था और यूएसएसआर के लिए जमीन उपलब्ध कराया कि यहाँ से तुम आओ, मिसाइल रखो और इजीली अटैक कर दो। किस पर, किस पर, रशिया पर। अब सोच के चलिएगा थोड़ा, ठीक है। इसको अब कोशिश करते हैं मैप पर दिखाने का। अगर हम मैप की बात करते हैं, क्यूबन वर्ल्ड मैप, देखिए अगर हम क्यूबा की बात करें तो सोच के देखिए यहाँ पर, अगर ये डायग्राम खुल जाए तो बहुत अच्छा है। देखिएगा यहाँ पर ये डायग्राम अगर खुल जाए तो देखिए, ये रहा अमेरिका, ये रहा अमेरिका और ये रहा क्यूबा। देख लीजिए इसको, तो क्यूबा से अमेरिका की दूरी से आप देख लीजिए। तो अगर क्यूबा में यहाँ पर मिसाइल इंस्टॉल कर दे रहा है कौन लाकर, यूएसएसआर लाके, तो किस लिए खतरे की घंटी है, अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ से मिसाइल को दागना बिल्कुल आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए। जबकि वहीं रशिया काफी दूर हो जाता है, वहां से मिसाइल दागना, उस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वगैरह उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उतना दूर से दागना मुश्किल था। तो यहाँ से अगर बताया तो था अमेरिका के लिए, अगर उसका पड़ोसी दुश्मन बन गया तो ये अमेरिका के लिए खतरे की बात थी, कहीं भी यहाँ से अटैक हो सकता था। और एक्चुअली ऐसा हुआ भी, क्योंकि क्यूबा में ही मिसाइल वगैरह ला दिया था किसने, यूएसएसआर ने। इसी कारण एक दूसरा कह सकते हैं न्यूक्लियर वॉर या वर्ल्ड वार 2 के बाद एक बहुत बड़ा वॉर होने से बच गया। लेकिन इसने फिर क्या किया, गुस्से को बनाए रखा। इससे, इस हरकत से नुकसान, मतलब गुस्सा में कौन आ गया, अमेरिका, और फिर इसने धमकाया किसको, यूएसएसआर को। तो फिर से वो दुश्मनी बरकरार रखी। मतलब दुश्मनी कम होने के बावजूद क्या हुआ, बढ़ता ही चला गया और कोल्ड वॉर इस ढंग से धीरे धीरे इंक्रीज होता चला गया। तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कुछ ट्रिगर पॉइंट थे जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी।
ट्रिगर पॉइंट के बाद तब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि बाइपोलर वर्ल्ड की शुरुआत क्यों हुई, और बाइपोलर वर्ल्ड की शुरुआत होने के बाद कोल्ड वॉर का जो फेज था वो बना क्यों रहा, क्योंकि उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने कोल्ड वॉर को बनाया रखा, कोल्ड वॉर को बनाया रखा। और अंतिम में आप जाएंगे ये पढ़ने इस चैप्टर में कि कैसे बाइपोलर वर्ल्ड या यूएसएसआर कमजोर पड़ गया और टूट जाता है, और जैसे टूट जाता है वैसे ही पूरा वर्ल्ड जो बाइपोलर था वो क्या बन जाता है, यूनिपोलर। तो हम इस चैप्टर में अब क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, अगले क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे कि कैसे पूरा विश्व मल्टी बाइपोलर से यूनिपोलर की तरफ बढ़ता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये थोड़ा सोचिएगा इसको, कन्वर्जन बाइपोलर, ये क्या हो गया, बाइपोलर से किसकी ओर बढ़ गए, यूनिपोलर, और यूनिपोलर से फिर बढ़ेंगे हम किसकी तरफ, मल्टीपोलर वर्ल्ड। अभी का वर्ल्ड कैसा है, मल्टीपोलर है। अब अमेरिका कोई इकलौता देश नहीं है, चाइना भी तो है, अमेरिका है इधर, रशिया है इधर, और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना समूह बना लिया है ना। तो अभी क्या, अभी का वर्ल्ड क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो पूरे बुक में हम यही पढ़ेंगे ना कि कैसे बाइपोलर वर्ल्ड की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कैसे फिर यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है, और कैसे फिर यूनिपोलर से फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाता है। आइडेंटिफाई कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि पावर का केंद्र कहां पर है, यानी पूरे वर्ल्ड किसकी तरफ देखता है, ठीक है, या पूरा वर्ल्ड किस पर डिपेंडेंट है। इंडिया ही बन जाएगा एक टाइम पर, कोशिश में तो है, ठीक है। तो पावर का ध्रुव, इकोनॉमिक पावर हो या मिलिट्री पावर हो, ठीक है, या पॉलिटिकल पावर ही हो, तो वो सेंटर कहां पर, मतलब पूरा विश्व किसकी तरफ घूमता हो, आसपास चक्कर लगाता हो। तो अभी तक देख रहे थे ना, इसमें क्या है, या तो अमेरिका पास जाइए, या तो इसमें हो गया सिर्फ अमेरिका बचा, तो सब अमेरिका अमेरिका की बात करने लगे। और अभी के टाइम में होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि भाई बहुत से, अभी देखिएगा, देखिए ना मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो देखिए G20 का मीटिंग हुआ था अभी, ये भी तो एक अलग ग्रुप बन गया था, G20 कंट्रीज का अलग है, G8 का अलग हो जाता है आपका, उसी रंग से आपके सार्क कंट्री अलग है, एशियान अलग है, ठीक है। तो अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड में कि कैसे आज एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। देखिए अमेरिका, सोच के देखिएगा, अमेरिका का जब वर्चस्व था तो सब लोग अमेरिका के पास जाते थे कटोरा लेके, कुछ दे दीजिए, ठीक है। अभी क्या हो गया, ब्रिक्स, आपने सुना होगा ब्रिक्स का नाम, तो ब्रिक्स बैंक बना है। अब ये कहा ना कि हम वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को गाइड कौन करता है, अमेरिका करता है। तब हम क्या अपना अलग से बैंक बना लेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इससे कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि भाई हम एक अलग से एशियन कंट्रीज के लिए अलग से बैंक बनाएंगे, हम लोग को लोन लेनी तो वर्ल्ड बैंक से हम नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर अमेरिका डोमिनेशन है, हम ले लेंगे इनसे। ब्रिक्स का भी वही मकसद है कि ब्रिक्स कंट्री अपना एक कॉर्पस बनाएंगे मनी का, हम वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लेंगे तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाएंगे किस पर, अमेरिका पर। तो इसके डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने पावर अलग से सेंटर क्रिएट किया कि इकोनॉमिकली अब हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं उस पर डिपेंड, हम मांगेंगे मतलब वो हमसे मजबूत है, ठीक है, समझ गए इसको। तो पूरे बुक में आपको क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है कि बाइपोलर वर्ल्ड की शुरुआत कैसी होती है, जो अभी इंट्रोडक्शन में बताया आपको, और फिर हम क्या बढ़ेंगे धीरे धीरे, जब अमेरिका, जब यूएसएसआर का खात्मा हो गया, जब डिसइंटीग्रेट कर जाएगा तो वर्ल्ड बन गया यूनिपोलर वर्ल्ड। तो अब हम इस फेज में हैं, फिलहाल अभी हम क्या है, यहाँ से लेकर इसके बीच में है। तो अब हम पढ़ने जाए हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड तो बना, समझ गए, दुश्मनी कैसे मेंटेन रही, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि कैसे बाइपोलर वर्ल्ड टूट जाएगा, और यूएसएसआर क्यों टूटेगा, इसके पीछे कारण क्या था। यूएसएसआर जैसा मजबूत कंट्री, 15 देशों का समूह, आखिर क्या बात हो गई कि यूएसएसआर टूट के बिखर गया। कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, इतना मजबूत देश जो 15 देशों को समूह 24 के बाद से बनाए रखा, ये अचानक टूट कैसे गया। और टूटने के बाद उन देशों का क्या हुआ जो इसके साथ में थे, क्या उन्होंने कैपिटलिज्म को अपना लिया या उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया, आखिर हुआ क्या उनके साथ में, वही पढ़ेंगे। और तब हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में डेवलप करके, ठीक है। तो आज के लिए हम चैप्टर में इतना ही।